हाय बच्चों, आज हम लॉ ऑफ मास एक्शन और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन जब पहले हम डिस्कस करते हैं, आज से 150 साल पहले यानी 1864 सदी में दो नॉर्वेजियन साइंटिस्ट, एक थे गुलबर्ग और दूसरे वेज, उन्होंने एक रिलेशनशिप दिया। उसका रिलेशनशिप क्या था? सपोज ए पी इज ए रिएक्टेंट, पी एक रिएक्टेंट है, वो रिएक्शन होके प्रोडक्ट में क्यू में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट। ठीक है, तो यह क्या होगा? रेट एट व्हिच पी रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास, दैट एक्टिव मास मींस मोलर कंसंट्रेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उनके हिसाब से अगर कोई रिएक्टेंट रिएक्ट करता है, उसका रिएक्शन का वेग या स्पीड किसके ऊपर निर्भर करता है? उसका मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उन्हीं के हिसाब से अगर हम रिएक्शन को थोड़ा बड़ा करते हैं, जैसे सपोज एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, ए इज द रिएक्टेंट, बी इज ऑल्सो a reactant. So rate of reaction can be defined as rate of reaction R will be directly proportional to the product of the concentration of the reactants present in the reaction. Here reactant कौन है? A और B है. So rate of reaction R will be proportional to the concentration of A into concentration of B is raised to the power which is present as the stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation. यहाँ stoichiometric coefficient कितना है? एक है। यहाँ कितना? एक है। सो यहाँ कितना होगा? A 1, यहाँ भी 1 हो। अगर हम रिएक्शन को थोड़ा बदल दें और रिएक्शन लिखें, अनदर A plus 2B gives 2C plus 3D. Suppose this is a balanced chemical equation. Here we can write here A plus B, 2B को मैंने लिख दिया, B plus B gives product, ये प्रोडक्ट भी वही 2C plus 3D है, 2C plus 3D. We can also write C plus C plus B plus D plus D. ठीक है, अब यह क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन अगर यहाँ लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन R is directly proportional to the molar concentration of A raised to the power as present the stoichiometric coefficient of the balanced chemical equation. Here कितना है? 1 है. So here 1 and B also 1 and another B also 1. If we will solve this, what will happen? R is equal to, if proportionality, we will remove the proportionality symbol, then R is equal to K A to the power 1 and B to the power 2, because B into B, so this will sum and K A to the power 1 and B to the power 2. Okay, you got it? So इसका मतलब हुआ rate of reaction is directly proportional to the product of molar concentration of the reactants is raised to the power which is present as stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation. ठीक है, this is the law of mass action. Are you getting my point? मेरा बात समझ गए आप? एक नेचुरल एग्जांपल लेते हैं, N2 plus 3H2, it is 2NH3. This is a reversible reaction. So rate of reaction R will be equal to K into N to the power 1 and H to the power 1. Here N2 is the molar concentration of N2 and H2 is the molar concentration of H2. Here 3 is the coefficient of H2, so here power is 3. Are you getting my point? So this is known as law of mass action. Okay बच्चों, अभी हम देखते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर हम लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करते हैं, तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी डिराइव्ड। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ए प्लस बी रिवर्सिबल सी प्लस डी। एक रिवर्सिबल रिएक्शन है व्हिच इज कैरिड आउट इन ए क्लोज्ड सिस्टम और क्लोज्ड वेसल। सो एज पर द लॉ ऑफ मास एक्शन जो हमने पढ़ा था अभी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी जब रिएक्टेंट पहले रिएक्शन अपने आप में करेंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू KF, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। KF मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन कांस्टेंट, A to the power A into B to the power B. Is it right? आपने समझ गया? रिएक्शन अभी रिएक्टेंट्स मिल के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू KF into A to the power A into B to the power B, क्योंकि यहाँ स्मॉल है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है और B यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, राइट? और A is the molar concentration of A and B is the molar concentration of B. This is also known as active mass. This is also known as active mass, जो हमने अभी डिस्कस किया था। सिर्फ वैसे ही जब रिएक्शन हम चल रहा है, क्योंकि आज इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन,
कुछ फॉर्मेशन होते ही प्रोडक्ट अगेन प्रोडक्ट टूट के फिर क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चलना शुरू हो जाएगा। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, उस वक्त कैसे लिखेंगे, वी कैन अप्लाई ऑल्सो द सेम लॉ ऑफ मास एक्शन in the reverse direction. So what will happen here, rate of backward reaction will be equal to kb, equilibrium a constant, that is rate constant kb c to the power c and d to the power d. Here k is the constant, proportionality constant, kb, b stands for backward reaction. Here जब backward reaction होगा ये reactant हो जाएगा, ये भी reactant हो जाएगा, उसके बाद ये product हो जाएगा जब backward reaction होगा। तो here rb is equal to kb c to the power c and d to the power d। ये समझ गए आप। आज इट इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन, हमको पता है कुछ समय के बाद रिवर्सिबल रिएक्शन कैन अटेन इक्विलिब्रियम। सो एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, मान लीजिए रिएक्शन शुरू हो रहा है सुबह 10 बजे और ठीक आधा घंटे के बाद 10:30 बजे इक्विलिब्रियम पॉइंट स्टार्ट हो गया, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, हमको लगा कि रिएक्शन खत्म हो गया, लेकिन रिएक्शन खत्म होता ही नहीं। यहाँ से जितना ये जोड़ के जितना प्रोडक्ट बनता है उतना प्रोडक्ट फिर टूट के रिएक्टेंट बनता है, हमको मालूम है, हमको लगता है रिएक्शन होता है बराबर, लेकिन उसके अंदर रिएक्शन चलता रहता है। सो यहाँ एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होना है, हम पहले से पढ़े थे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जितना तेजी से फॉरवर्ड रिएक्शन चलता है उतना तेजी से बैकवर्ड रिएक्शन भी चलता होगा। सो आर एफ इज इक्वल टू आर बी। सो फ्रॉम हियर वी कैन मेक इट सो के ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी इज इक्वल टू के बी सी टू द पावर सी डी टू द पावर डी। फिर क्या करेंगे, इंप्लाइज के बाई के बी इज इक्वल टू सी टू द पावर सी टू द पावर डी टू द पावर बी टू द पावर बी। सो के बाई के बी इज इक्वल टू के, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल इक्वल टू सी टू द पावर सी टू द पावर डी डिवाइडेड बाय टू द पावर बी टू द पावर बी। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्योंकि हमने पहले भी बोला था जब इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट जब होगा वहां टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर बदल देंगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बदल जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हुआ, इज इक्वल टू सी टू द पावर सी, यानी सी क्या था, प्रोडक्ट और उसका मोलर कंसेंट्रेशन टू द पावर इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये डी का भी जो प्रोडक्ट था उसका भी पावर टू पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, नीचे क्या हुआ रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट इनटू देयर पावर इनटू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। तो इसका कहते हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तीन तरह के होते हैं, हम तीन तरह से इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 के सी, नंबर 2 के पी, नंबर 3 के एक्स। ये क्या है, के सी क्या है, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम रिएक्टेंट का एक्टिव मास या मोलर कॉन्सेंट्रेशन को हम मोल पर लीटर या मोलरिटी व मोल के हिसाब से ले रखे हैं, अगर उसका हम निकालेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे के सी। अगर हमने जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिटरमाइन करते हैं, अगर उसका प्रेशर मेजर करते हैं, मान लीजिए ये अभी गैसियस स्टेट में सारे गैसियस स्टेट में कुछ गैसियस स्टेट में इसका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, तो हम वहां उनका पार्शियल प्रेशर मेजर करेंगे और पार्शियल प्रेशर के हिसाब से हम क्या निकालेंगे ना, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसको तब हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे के पी। और के एक्स क्या है, एक्स स्टैंड्स फॉर मोल फ्रैक्शन। अगर हम इसको मोल फ्रैक्शन के हिसाब से लेंगे किसका, इसका मोलर कंसेंट्रेशन, तो हम वहां क्या लिखेंगे, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्स। आपने समझ गया अभी। तो हम पहले के सी के तरफ जाते हैं। के सी मैंने क्या बोला, जब के सी हम निकालेंगे, यहाँ के सी होगा क्या ना, हम रिएक्टेंट्स जब लेंगे वो रिएक्टेंट्स पर हम मोलर कंसेंट्रेशन लिखेंगे। तो हमने यहाँ जो निकाला है, जो एग्जाम्पल के तरह से जो फॉर्मूला निकाले वही रिप्रेजेंट्स के सी। सो वी कैन राइट हियर के सी इज इक्वल टू सी टू द पावर सी डी टू द पावर डी डिवाइड बाई ए टू द पावर ए इंटू बी टू द पावर बी। It represents for this reversible reaction, that is Kc, equilibrium constant for molar concentration taking of और molar concentration हम ले रहे हैं किसका, जो रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। उसके बाद Kp हमने क्या बोला ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिसाइड्स बाय डिटरमाइन्स बाय द प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स।
पार्शियल प्रेशर क्यों मापते हैं, क्या जरूरत है पार्शियल प्रेशर मापने का, उसको थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए अभी ए बी बी सी सी डी डी, अभी ए बी सी डी में एक या दो या सारे मान लीजिए क्या है वो सब, मान लीजिए आप गैसियस स्टेट में है। गैसियस स्टेट में कॉन्सेंट्रेशन मापने से अच्छा प्रेशर मापना बहुत इजी हो जाता है, पार्शियल प्रेशर मापना इजी होता है। या पार्शियल प्रेशर मापो मत, हम जानते हैं अब आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से हम जानते हैं पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। इट मीन्स पी इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी। पी इज इक्वल टू एन बाई मीन्स क्या है, मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, दैट इज मोलारिटी। सो आर टी that is this is C is nothing but is the concentration or molar concentration. So P is directly proportional to molar concentration. क्लोज वेसल के अंदर जिसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा, जो गैस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा। आप समझ गए? तो हम यहाँ प्रेशर के हिसाब से भी ले सकते हैं। किसका प्रेशर के हिसाब से ना, जो भी रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है उनका प्रेशर पार्शियल प्रेशर मेजर करके वी कैन राइट केपी। तो हम कैसे लेंगे केपी, आप अभी बता सकते हैं मेरे को। मान लीजिए सी का प्रेशर मेजर करें कैसे, पीसी, ठीक है, प्रेशर ऑफ सी, और इसका अगर इसमें क्या है पावर है ए, सो वी कैन राइट ए, ठीक है। वैसे भी डी पार्शियल प्रेशर ऑफ डी कैसे लिखते हैं, डी सी डिवाइड बाई कैसे लेंगे, पी ए, ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन जैसा यहां लिखा नहीं जाता, सिर्फ उसमें क्या लिखा जाता है, टू दी पावर सी, क्योंकि दिस स्टैंड्स फॉर मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अब आपको समझ में आ गया, यहां सी और डी इसका पावर है, पी सी टू दी पावर सी, पी टू दी पावर डी, पी ए टू दी पावर ए, पी टू दी पावर बी। इसका मतलब प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट सी टू दी पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डी टू दी पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट ए टू दी पावर इट्स कोएफिशिएंट ए, एंड प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट बी टू दी पावर कोएफिशिएंट बी। आपने समझ गया? तो ये एक तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। क्यों हमने प्रेशर में डिटरमाइन करते हैं, आपको हम बताया, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन का Kx। Kx क्या होता है, हमने बताया था, एक्स स्टैंड्स फॉर मोलर मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है आपको पता है? मोल फ्रैक्शन क्या है, अगर मान लीजिए दो मॉलिक्यूल है ए और बी, ए और बी, ए मॉलिक्यूल का N1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से और बी टाइप मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ से B2 है। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ये हम डिसाइड करेंगे तो कितना होगा, N1 डिवाइड N1 प्लस N2। मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू N2 डिवाइड N1 प्लस N2 डिवाइड N1 प्लस N2, राइट। ये हमने पहले पढ़ा है, फर्स्ट में पढ़ा है मोल फ्रैक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो हम Kx को कैसे लिख सकते हैं, xc into xd divided by x into xb, where xc represents मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट C, मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट D divided by मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट A, मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट B। आपको ये समझ आई? तो यहाँ Kc का वैल्यू कैसे निकलते हैं, Kp का वैल्यू कैसे निकलते हैं, और Kx का वैल्यू कैसे निकालते हैं, हमने इसको दिखाया। अब हमको पता करना है ये Kc, Kp और Kx के बीच में कुछ रिलेशन है क्या? हाँ, उनके बीच में कुछ रिलेशन है। देयर इज सम रिलेशंस बिटवीन Kc, Kp एंड Kx, सो विल डिसाइड, वी विल फाइंड आउट दैट।